वेलकम टू द शो। मैं हूं आदिल मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर सैटरडे की दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव कॉल्स लेता हूं और इमिग्रेशन से मुतलिक मामलात पर आपको एडवाइस करता हूं। तो अगर आपको कोई परेशानी है जो कि इमिग्रेशन कानून के मुतालिक है, तो बिल्कुल आप फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, हमेशा की तरह बेशुमार कॉलर्स लाइन पे वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। आदिल वालेकुम साहब सलाम। की हाल है जी? ठीक ठाक हो? जी ठीक ठाक। अच्छा आदिल साहब, वो सवाल करना सी, वो जड़ा 2 हफ्ते पहला जड़ा डिसीजन कोई आया कोई 7 साल के बारे में, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर कोई 3 साल ਦੀ लीव टू रिमेन वास्ते अगर कोई अप्लाई करता वे तो किन्ने क चांस ने कि ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ठीक ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। अगर तो कोई ये पे जो 2 हफ्ते पहले डिसीजन आया, अगर तो कोई यहाँ पे बच्चा 7 इयर्स कंप्लीट कर देता है तो उसको फिर होम ऑफिस 3 साल के स्टे दे देता है। तो आपके केस के मुतालिक आपके लिए बेहतर होगा कि आप किसी वकील के साथ जाके मिलें, उनको बताएं कि आइदर आप अभी केस डाल सकते हैं, कैंडिडेट डालते हैं, आपके कितने रिलेशंस हैं यहाँ पे, आपका कोई आइदर बच्चा है कि नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाएं। मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि मैंने अप्लाई करना है नेशनलिटी के लिए नेक्स्ट मंथ। तो ठीक है। मेरी हस्बैंड से सेपरेशन हुई है। ठीक और है। क्या मैं जब अप्लाई करूं तो उनके साथ उन्हीं के एड्रेस पे अप्लाई कर सकती हूं? ठीक है। और मैं बेनिफिट पे हूं, इससे कोई नेशनलिटी पे असर तो नहीं पड़ेगा? ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। जहाँ तक आपके पहले सवाल का कंसर्न है, अगर तो आपकी सेपरेशन हो गई है तो 5 इयर्स के बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप 3 इयर्स के बाद, 3 साल के बाद नहीं अप्लाई कर सकती। सेकंड सवाल का जो आपका ताल्लुक है, अगर आप बेनिफिट लेते हैं तो अमूमन नेशनलिटी की एप्लीकेशन के ऊपर उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने अपने बच्चे की नेशनलिटी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। तकरीबन 7 वीक हो गए हैं, अभी तक एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं आया। ठीक है। तो मैंने पिछले वीक अपने सोलिसिटर से कहा था कि अभी तक कितनी देर हो गई लेटर नहीं आया। वो कह रहे थे उनको केस मिल गया है ठीक तो है। आ जाएगा। मेरा यही आपसे सवाल था कि इतने इस केस में कितने वीक लगते हैं एक्नॉलेजमेंट लेटर आने में, और हमें क्या करना चाहिए? हम बड़े वरीड हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपको इतना अरसा हो गया, नॉर्मली होम ऑफिस 2 से 3 हफ्ते लगाते हैं, एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। मुझे नहीं पता आपके केस के ऊपर इतना डिले क्यों है। बहरहाल आप होम ऑफिस को फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने पोस्ट किया था केस इस रिकॉर्डेड डिलीवरी से या स्पेशल डिलीवरी से, तो होम ऑफिस बताएगा कि वो एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं इशू कर रहा है, आइदर होम ऑफिस को मिला भी है केस के नहीं मिला। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो यस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी, मैं तकरीबन 1 साल से लेक्सी वालों ने मेरे फोटो मंगवाए हुए हैं। ठीक है। तो मुझे अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या ये खत्म हो गया या ये हमें मिलेगा कुछ, या हम इसका वेट करें? मेहरबानी करके आप बता दें, मैं टीवी पे सुनता हूँ। ठीक थैंक है। यू वेरी मच। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपने ऑलरेडी लेगेसी के अंदर फोटोग्राफ्स भेजे हुए, तो मेरी यही एडवाइस है आप वेट करें। होम ऑफिस को आप रिमाइंडर भेज सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं कि बताएं कि आपको होम ऑफिस अपडेट बता सकता है कि कितनी देर लगेगी। पहले होम ऑफिस ने अनाउंस कर रखा था कि जुलाई के एंड में सारे लेगेसी के केसेस ख़त्म कर देंगे। हाउएवर अभी तक सारे केसेस ख़त्म नहीं हुए, तो ये आगे इसमें 3 से 4 महीने और लग सकते हैं। तो आप होम ऑफिस को रिमाइंडर भेज के रिमाइंड कराएं, तो देखते हैं होम ऑफिस क्या कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। नाजरीन, ये कॉल ड्रॉप हो गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साहब, पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों को अच्छी चीज देते हैं, शुक्रिया। एडवाइस देते हैं। मैं लीड से बोल रहा हूँ, मेरा नाम जफर है। ठीक है। अच्छा, मेरा नाम ऐसा है कि मेरा केस है HSMP। ठीक है। तो मेरा जो वीजा पहले स्टैंप हुआ था, ठीक है। वो 24/8 को हुआ, 2006 को। ठीक है। ठीक है ना जी। ठीक मैं है। यहाँ जब एंट्री हुई है मेरी 17 दिसंबर 2006 को। ठीक है। ठीक है ना जी। ठीक फिर है। मुझे उन्होंने पहले 1 साल का दिया था वीजा, फिर दूसरे साल मतलब कहा कि भी आपको 2 साल का लगना चाहिए था। उन्होंने मुझे एक साल का फ्री दे दिया। दे दिया। ठीक है। ठीक है जी। ठीक उसके है। बाद फिर मैंने अप्लाई किया, 3 साल की मुझे एक्सटेंशन दे दी मिल उन्होंने। गई। ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर कि जो मेरा इंडेफिनेट है, ठीक है। वो इस जो
खत्म होने वाली है, इसमें होगा या ये अराइवल से देते हैं या वीजा जो स्टैंप होता है वहाँ से देते हैं? प्लीज। ठीक है, थैंक यू। मैं बता देता हूँ, आपकी कॉल का शुक्रिया। नॉर्मली वो देखते हैं आपने 5 ईयर्स की यहाँ पे रेजिडेंसी गुजार चुकी है, तो बिल्कुल आप HSMP जुडिशियल रिव्यू फॉरम के केस के अंदर आते हैं, तो बिल्कुल जैसे ही आपकी 3 ईयर्स की एक्सटेंशन खत्म होती है आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनेटली, तो आपको मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ स्पाउस वीजा के ऊपर हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मेरी इंडेफिनेट नेक्स्ट ईयर ड्यू है और मेरी जो मिसेज वो ब्रिटिश हैं। ठीक है, तो मेरे अम्मी अबू यहाँ पे आते हैं विजिट वीजा के ऊपर। ठीक है, उनके ऊपर 5 ईयर्स का मल्टीपल वीजा लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो किस तरीके यहाँ पे मेरे डिपेंडेंट या मेरी मिसेज के डिपेंडेंट रह जाए यहाँ पे। ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे प्लीज कि उनकी डिपेंडेंस मेरी मिसेज के अंडर आएगी या मेरे अंदर तो नहीं आ सकती ना? ठीक है, तो अभी उनकी मतलब स्टे के लिए मुझे मतलब मेरे 4 बच्चे हैं, मैं भी हूँ, मेरी मिसेज भी हैं। तो मुझे अपनी वेजेस में बढ़ाना पड़ेगा कितना, क्योंकि मेरी मिसेज काम करती हैं पार्ट टाइम। ठीक है, तो उनकी वेजेस और मेरी वेजेस मिला के हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, हमारी अबाउट 200 पाउंड हमारी वेजेस बनती है। ठीक है, तो उसके बाद हम जो है वो फैमिली टैक्स क्रेडिट भी ले रहे हैं। ठीक है। तो मुझे प्लीज बता देंगे कि हमारे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, कि मतलब किस तरह से उनके लिए पेपर रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो पहली चीज़ बुनियादी रिक्वायरमेंट वो ये देखेंगे आइदर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं कि नहीं है, इसमें वो देखेंगे आपके पास एविडेंस कितने अरसे का है। सेकंड थिंग वो ये भी देखेंगे कि आपके पेरेंट्स वहाँ पे रहते रहे अपने होम कंट्री में, तो आइदर और उनका कोई क्लोज रिलेटिव है वहाँ पे कि नहीं है, किस वजह से वो उसको कंटिन्यू नहीं करते, तो इसमें बेहतर होगा। और उसके बाद आपके पेरेंट्स की एज भी देखेंगे आइदर कि उनकी एज 65 से अबव है या कम है, तो और उसमें फिर देखेंगे आइदर वो वहाँ पे किस सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं, आइदर तो एक्सेप्शनल कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस हैं कि नहीं है। तो इसमें मेरा आपको बेहतर मशवरा ये है कि आप किसी अच्छे से सॉलिसिटर के पास चले जाए, उनको अपने पेरेंट्स की सारी सर्कमस्टांसेस बताएं कि किस सर्कमस्टांसेस पे वो वहाँ पे रह रहे हैं, आपका कोई भाई बहन वहाँ पे उनके साथ रह रहा है कि नहीं, किस वजह से वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो वो फिर बेहतर होगा कि आपको एडवाइस करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो आदिल साहब। जी फरमाए। आदिल साहब, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। हम यहाँ पे 7 साल पहले आए थे। ठीक है। और तब मेरे एक बच्चा 12 साल का था, एक 11 साल का था। ठीक है। तो अभी हमने मार्च में एप्लीकेशन लगाई है 2 अलग ह्यूमन राइट्स की। ठीक है। जो बड़ा बेटा है उसके एक बेटा है। ठीक है। तो उसको 4 महीने हो गए। ठीक है। उसके एप्लीकेशन का इन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो हमारे साथ जो छोटा था 18 साल से कम था, ठीक है, उसका हमने एप्लीकेशन लगाई थी तो उन्होंने हमारे को रिजेक्ट करके भेज दिया। ठीक है। उसमें उन्होंने राइट ऑफ अपील भी नहीं दी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। अगर तो आप 7 साल पहले आए थे और आपने केस भेजा है, अगर होम ऑफिस ने अभी आपका केस रिफ्यूज़ कर दिया तो इसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट में जाते हैं तो केस के ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं। तो बेहतर आपके लिए यह है कि किसी अच्छे से सॉलिसिटर के पास चले जाएं रिफ्यूज़ल नोटिस के साथ, तो वो रिफ्यूज़ल के बाद देखने के बाद आपको एडवाइस करेंगे आइदर इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो अगर करते भी हैं तो कितने मेरिट्स हैं केस के। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मेरी जो है ना कजन है वो पाकिस्तान में है और उनके हस्बैंड के पास 2 साल का विजिटर वीजा है। ठीक है। और जो है ना वो यहाँ इंग्लैंड में आते जाते रहते हैं। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उनके वीजे की बिहाफ पर उनकी फैमिली का वीजा वहाँ पाकिस्तान में लग सकता है या उन्हें भी किसी स्पॉन्सर की जरूरत पड़ेगी? वो अपने हस्बैंड की बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं विजिटर वीजे के लिए, विजिट के लिए, और क्या उनको किसी स्पॉन्सर की जरूरत पड़ेगी? प्लीज इसका जवाब मुझे दे दीजिएगा। थैंक यू। आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपके जो सिस्टर हैं वो अपने आप को यहाँ पे आके अकोमोडेट मेंटेन कर सकते हैं तो वो सेल्फ स्पॉन्सर हो सकती हैं, या अगर उनके हस्बैंड के पास इतने फंड्स होते हैं तो बुनियादी तौर पे वो यही देखते हैं कि जब यहाँ पे वो फैमिली आएगी आइदर वो आपको अपने आप को यहाँ पे अकोमोडेट मेंटेन कर सकती हैं ड्यूरिंग देयर विजिट और नॉट। तो बिल्कुल अगर तो आपकी सिस्टर कर सकती है तो वो वहाँ से केस रख सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि उनको विजिट वीज़ा मिल जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं पीटरबरो से बात कर रहा हूँ। मलिक साहब, मैं आपसे पूछना था कि मेरा अभी फैमिली हम आए, जो मेरा डैड ब्रिटिश सिटीजन है।
ठीक है। और हमें अभी इंडेफिनिट स्टे इशू होने वाली। ठीक है। तो फिर मैंने अभी इधर इस मुल्क में अपना जो है ना शादी का नहीं बताया कि मैंने शादीशुदा हूँ, तो ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे, तो मैं अपने फैमिली को फिर बुला सकता हूँ इधर? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपको इंडेफिनेट मिल जाता है तो उसके बाद अपनी फैमिली को आप बुला सकते हैं ऑन डिपेंडेंट वीज़ा। तो बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे से सोलिसिटर के पास चले जाएं, उनको अपने सर्कमस्टांसेस बताएं, आपने किस वजह से अपनी शादी पहले डिक्लेयर क्यों नहीं की, क्या सर्कमस्टांसेस, तो वो होगा, आपको बेहतर एडवाइस करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो जी। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है? मैं इधर ही आया था 2001 में इस कंट्री में। ठीक है। तो उस टाइम मेरे फिंगर हुए थे, तो अब वो नियरली 7 महीने पहले मैंने रजिस्टर करके तो अपना रेफरेंस नंबर दे के तो लेक्सी में केस लगाया था। ठीक है। तो अभी उन्होंने मेरे को साइनों पे बुलाया, सोली एवरी मंथ में जाता हूँ। ठीक है। तो अभी उसके मेरे को कुछ अभी बताया नहीं है, क्या वहाँ जाना वाजिब है? मेरे को जाना चाहिए? कब तक मेरा केस फाइनल होगा? जैसे वो कब तक देंगे? मेरे को नियरली 11 साल हो गए हैं इस कंट्री में। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आपके 2001 में फिंगरप्रिंट हुए थे जब आपने असाइलम क्लेम किया था, तो बिल्कुल आप लेगेसी के अंदर आते हैं, तो आप किसी अच्छे से वकील के पास चले जाएं, उनको अपने सर्कमस्टांसेस बताएं और लेगेसी के अंदर आप फौरन से पहले केस लगा दें। तो उसके बाद आप रिपोर्ट करते रहें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नॉर्मली इससे 4 से 5 महीने लग सकते हैं आपके लेगेसी मैटर को पूरे कंप्लीट होते होते। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरी वाइफ आई थी 2021 से स्टूडेंट बन के। ठीक है। आपकी आवाज 2003 से साड़ी शादी हुई। ठीक है। 2005 में आया कि स्टूडेंट डिपेंडेंट। ठीक है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ठीक है। ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ। ठीक है। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ठीक है। ਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਨਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਜਵਾਈ ਸੀ। ठीक है। ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿਓ। ठीक है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਂਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ठीक है। ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਗਏ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ? ठीक है, तो सदी कॉल दा शुक्रिया। अगर तो आपने ह्यूमन राइट के लिए बेसिकली होम ऑफिस आपको नहीं बुलाता, वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह के लिए ह्यूमन राइट्स के बेसिस के ऊपर आपको नहीं बुलाता, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि आप किसी अच्छे से वकील के पास चले जाएं, उनको सर्कमस्टांसेस बताएं कि आपकी वाइफ ने क्यों नहीं एक्सटेंशन कराई, तो कितने बच्चे हैं, कितने अरसे से रह रहे हैं, तो वो बेहतर बताएंगे कि इधर अभी आप ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर केस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन, ये कॉल ड्रॉप हो गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि मेरी वीज़ा एक्सटेंशन, स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन 13 अप्रैल को रिफ्यूज़ हुई थी। ठीक है। तो मैंने आपसे ये पूछना कि अगर मैं अपील में जाता हूँ तो क्या मैं कोई नया एविडेंस लेके जा सकता हूँ? मैंने सुना है कि सेक्शन 85A जो नया इन्फोर्स हुआ उसके तहत आप कोई नया एविडेंस नहीं लेके जा सकते। ठीक है, इस पे जरा कमेंट कर दें। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। जी हाँ, अगर तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है तो आप ट्रिब्यूनल में कोर्ट में नया एविडेंस नहीं दिखा सकते इमिग्रेशन जज को। इमिग्रेशन जज वही एविडेंस कंसीडर करेगा जो आपने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जमा कराया था। तो बेहतर होगा आप किसी अच्छे से सोलिसिटर के पास चले जाए, उनको सर्कमस्टांसेस बताएं कि कौन सा एविडेंस आपने नहीं जमा कराया था, किस बेसिस के ऊपर आपसे नहीं जमा हुआ था, तो वो आपको बेहतर एडवाइस करेंगे इधर अभी आगे आप कोर्ट में अपील करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए, आपकी आवाज आ रही है? जी, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ लंदन से। जी शहजाद साहब। शहजाद जी, मैंने सवाल पूछना था। हेलो जी, पूछें।
मैंने आर्टिकल 8 के तहत एप्लीकेशन की थी इनडेफिनेट लीव के लिए। ठीक है। उन्होंने मुझे 3 साल की कोई लीव दी है, पता नहीं उसका क्या नाम है। ठीक तो है। मैंने ये पूछना था कि इनडेफिनेट लीव और इस लीव में क्या डिफरेंस है, और आया कि मैं इस लीव पे बाद में ट्रैवल कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये आप प्लीज मुझे बताएंगे इनका क्या डिफरेंस क्या है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। आपकी कॉल का शुक्रिया। मेरा जहाँ तक लगता है आपने अप्लाई किया था इंडेफिनेट से, हाउएवर होम ऑफिस ने आपको डिस्क्रिशनरी लीव दे दी है, वो अमूमन 3 साल के लिए वैलिड होती है, तो उसमें आप ट्रैवल कहीं भी कर सकते हैं, ट्रैवल का नहीं प्रॉब्लम होता। हाउएवर अगर तो आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको 6 साल 6 ईयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो बेहतर होगा आप किसी अच्छे से वकील के पास चल जाएं, उनको अपने सरकमस्टांसेस बताएं कि जब आपने इंडेफिनेट पे अप्लाई किया था, होम ऑफिस ने इंडेफिनेट आपको रिफ्यूज़ करके डिस्क्रिशनरी लीव क्यों दी थी, तो आप नॉर्मली उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। होम ऑफिस से कह सकते थे कि आपको इंडेफिनेट दें, आपको डिस्क्रिशनरी लीव नहीं मिलनी चाहिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अपनी फ्रेंड के लिए पूछना चाहती हूँ, मुझे तफसील से जवाब देना कि वो ब्रिटिश नेशनल हैं। ठीक है। और वो शादी करना चाहती हैं, एक विजिटर हैं, ओवरस्टेयर हैं। ठीक है। वो 2 साल हो गए यहाँ आए हुए, तो क्या उन्हें यहाँ पे अपना केस डालना इजी होगा या उन्हें पाकिस्तान जाके इजी होगा? ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वहाँ पे पाकिस्तान में वो भी जो है उनकी भी डिवोर्स हो चुकी है, आया इजी होगा उनके लिए कि अगर ओवरस्टेयर यहाँ पे हो गए हैं तो पाकिस्तान में जाके शादी करके यहाँ पे आए तो आसान होगा कि यहीं पे केस डालें तो आसान होगा? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। वो तो अभी ओवरस्टेयर हो गए हैं, तो इसमें क्योंकि अभी उनको अपनी शादी यहाँ पे रजिस्टर करानी पड़ती है, अगर तो यहाँ से केस डालना पड़ता है। अगर वो पाकिस्तान चले जाते हैं तो वहाँ से केस रिफ्यूज़ कर सकते हैं इस बेसिस के ऊपर कि उन्होंने इमिग्रेशन कानून की फ्रस्ट्रेशन की है, ब्रीच किया बाय ओवरस्टेइंग। तो इसमें उनके लिए बेहतर ऑप्शन ये होगी कि वो किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको अपने सर्कमस्टांसेस बताएं वो किस बेसिस के ऊपर उन्होंने वीज़ा ओवरस्टे किया है। तो अभी आपकी फ्रेंड के साथ जो इनके सर्कमस्टांसेस हैं, अगर उन्होंने अभी शादी अपनी रजिस्टर कराई है कि नहीं कराई, तो वकील उनको तफसीलन से एडवाइस कर देगा। थैंक यू फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, मेरे को 1 साल हो गया इंडेफिनेट हुए को। ठीक है। और मैं नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है। एंड बच्चों को ऑलरेडी हो गया नेशनलिटी, ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया। हमको कितना फीस लगेगा नेशनलिटी का, और अभी हम कर सकते हैं? 1 साल पूरा हो गया। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। नॉर्मली वो देखते हैं कि आपने 5 ईयर्स की रेजिडेंसी यहाँ पे कंप्लीट कर दी है कि नहीं। अगर तो आपकी 5 ईयर्स की रेजिडेंसी कंप्लीट हो गई है तो बिल्कुल आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे सवाल का आपका जहाँ तक कंसर्न है, बिल्कुल आप दोनों साथ अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ी कम होगी, आपकी 1024 फी टोटल दोनों एप्लीकेंट्स की होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हाँ मलिक साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं दिसंबर 2007 में अपनी वाइफ के साथ HSMP वीजा पे यहाँ आया था। ठीक है। और मेरा भी एक्सटेंशन लगा है आपका ये Tier 1 जनरल माइग्रेंट Tier 1 वीजा पे, और मेरा इंडेफिनिट ड्यू है नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2012 में। ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने अभी इंडेफिनिट का रूल चेंज किया तो मैं पॉइंट बेस पे आया था, तो मेरा क्वेश्चन पहला तो ये कि क्या मेरे को पॉइंट बेस इंडेफिनिट में ही अप्लाई करना पड़ेगा? ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि उसमें उन्होंने नया रूल किया है, पॉइंट बेस पे 35 पॉइंट्स दे रहे हैं अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टे रहे, तो क्या वो 35 पॉइंट्स 75 पॉइंट्स में इंक्लूड है या वो सेपरेट शो करने पड़ेंगे? ठीक है। और तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि मेरी वाइफ को भी क्या लाइफ इन यूके टेस्ट और ये सब दोनों देना पड़ेगा, एक भी दे जाएंगे तो उसमें उनका चल जाएगा? और उसमें भी कुछ 18 जुलाई से चेंजेस हुए हैं, तो क्या चैप्टर्स कुछ ऐड हुए हैं या उतने ही जो आपके 2 to 6 चैप्टर्स होते थे सिर्फ वही चैप्टर्स उसमें हैं? प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल भी जहाँ तक आपके पहले सवाल का कंसर्न है, तो बिल्कुल आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो अभी इंडेफिनेट के कानून है उसी के मुताबिक केस रख सकते हैं। आपको 75 पॉइंट्स स्कोर करने पड़ेंगे, उसी के बाद आपको इंडेफिनेट मिलेगा। जहाँ तक आपके सेकंड क्वेश्चन का कंसर्न है, तो बिल्कुल वाइफ आपकी ई सॉल्व करें तो वो चल जाएगा, उनको लाइफ इन द यूके टेस्ट करने की नहीं ज़रूरत, क्योंकि वो डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर हैं। तो और आपका जो तीसरा सवाल है कि तो बिल्कुल इसमें यह होगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वो देखेंगे कि बुनियादी तौर पे आपने 5 ईयर्स कंटिन्यूसली यहाँ पे कंप्लीट कर दिए कि नहीं करते। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, मेरा क्वेश्चन है लॉन्ग रेजिडेंस के बारे। ठीक है।
हम लोग आए थे 17 अगस्त 2001 एज स्टूडेंट्स। ठीक है। अब हमारे 10 इयर्स हो गए हैं और हमारे 6 बच्चे हैं। ठीक है। 2 are over 18, 4 are under 18। ठीक है। I'm now entitled to, I'm going to now apply for long residence। ओके। तो आप मुझे प्रोसीजर बता दें और इंग्लिश लैंग्वेज का प्लीज डिटेल क्लियर कर दें। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आपने 10 इयर्स लीगली कंप्लीट कर लिए हैं यूके के अंदर, तो बिल्कुल आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके 2 बच्चे ओवर 18 है तो उनको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उनको लाइफ इन द यूके टेस्ट या ई साल करना पड़ेगा। और बिल्कुल आपको भी लाइफ इन द यूके टेस्ट या ई साल करना पड़ेगा, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं एनी टाइम। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने ना अपने हस्बैंड के लिए पाकिस्तान से अप्लाई किया वीजे के लिए। ठीक है। मैरिड वीजे के लिए। ठीक है। वो 2.5 मंथ नेली हो गए हैं तो कोई जवाब नहीं आया। ठीक तो है। आपका क्या ख्याल है कि हमें होम ऑफिस में फोन करके पूछना चाहिए? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने पिछले दिनों टीवी पे ही सुना था ऐसे लॉ के प्रोग्राम में कि अब जो मैरिड करके लोग आएंगे वहाँ से मैरिड वीजे पे, उनको 5 साल के बाद इंडेफिनेट मिलेगा। तो वो लॉ कब से स्टार्ट होगा? अगर मेरे हस्बैंड 1-2 महीने के अंदर आ जाते हैं, उनको वीजा मिल जाता है, तो क्या वो भी उसी लॉ के अंदर आएंगे? 5 ईयर बाद उनको मिलेगा या 2 ईयर के बाद उनको इंडेफिनेट मिलेगा? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके पहले क्वेश्चन का तारुक है, तो नॉर्मली इसमें 3 मंथ्स लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं। तो दूसरी बात, जहाँ तक क्वेश्चन है, अभी तक तो कानून यही है कि जो बंदा यहाँ पे 2 साल कंप्लीट करता है आना स्पाउस वीज़ा, उसको इंडेफिनेट के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं, इंडेफिनेट मिल जाता है। तो बिल्कुल आपके हस्बैंड ने ऑलरेडी केस रखा हुआ है, होम ऑफिस कंसीडर कर रही है, तो उनको 2 साल के बाद इंडेफिनेट मिल जाएगा। और बिल्कुल आप होम ऑफिस को फ़ोन करके तो अपडेट नहीं ले सकते, बल्कि आप पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमीशन को ईमेल करके अपडेट ले सकते हैं कि अभी और कितनी देर होगी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, तो नॉर्मली इसमें 3 मंथ्स लगेंगे। वो आप 3 महीने कंप्लीट करें, उसके बाद उनको ईमेल करके अपडेट ले सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चलता है एक ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही लम्हों में फिर हाजिर होते हैं।